हेलो वीवर्स, थैंक यू वेरी मच आपके इतने सारे व्यूज के लिए, लाइक्स के लिए, शेयर के लिए और सब्सक्रिप्शन के लिए। मैं आप सबकी बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ और हाजिर हूँ एक बार फिर आपकी पसंदीदा स्टोरी आधी मोहब्बत। उम्मीद करती हूँ इसका पहला और दूसरा जो एपिसोड एक साथ रिलीज हुआ था वो आपको बहुत बहुत पसंद आया होगा और अब आप इंतजार में होंगे इस स्टोरी के तीसरे एपिसोड के लिए। तो मैं लेकर आ चुकी हूँ इस स्टोरी का आधी मोहब्बत आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल कहानियों के मौसम में, और आप इसको जरूर जरूर पसंद करेंगे। इसको स्टोरी को सुनने से पहले प्लीज 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 इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, अपने व्यूज बढ़ाते जाएं और लोगों को बताएं कि ये स्टोरीज किस तरह की हैं। बहुत ही हल्की फुल्की इस चैनल पे स्टोरीज हैं और फिक्शन से जुड़ी हुई स्टोरीज हैं और आपको, मुझे मालूम है, बहुत पसंद आ रही है क्योंकि आप लोगों के व्यूज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और उम्मीद करती हूँ ये स्टोरी भी आपको बहुत पसंद आएगी। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं जल्दी से इस स्टोरी यानी आधी मोहब्बत स्टोरी का तीसरा एपिसोड। पहले और दूसरे एपिसोड से आप जान ही चुके हैं कि ये स्टोरी है रानी और माधव की। माधव जो कि एक जांबाज सिपाही है और रानी उड़ीसा के पास उड़ीसा में बालेश्वर नाम का जो शहर है उसके पास एक गांव की रहने वाली है, समुद्र के किनारे उसका गांव है। तो चलिए चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इस स्टोरी का तीसरा पार्ट। वो माँ माँ चीख कर उनकी तरफ बढ़ी, तभी एक तरफ की दीवार गिरी और माँ का वजूद उस मलबे में कहीं खो गया और रानी की चीख बिजली की चमक और बादलों की गड़गड़ाहट में कहीं खो गई और उसका बेहोश वजूद वहीं गिर गया। उसे जब होश आया तो चारों तरफ सिवाय बर्बादी के कुछ ना था। टूटे फूटे घरों के कुछ हिस्से, जानवरों की ढेरों लाशें और इंसानों के हमेशा के लिए सोए हुए वजूद। कितना वहशतनाक था वो सब। सरकारी लोग सबको बचा रहे थे, उसे भी एक महफूज जगह ले जाया गया। वो सकते किसी हालत में थी, उसकी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। अब तो उसका दुनिया में कोई ना बचा था। तूफान ने उससे सब कुछ छीन लिया था। क्या नाम है आपका? एक आदमी ने उससे आके पूछा, लेकिन वो कुछ ना बोल पाई। आपका कोई रिश्तेदार तो होगा कहीं, आप हमें बता दीजिए, हम आपको पहुंचा देंगे। लेकिन वो अब भी चुप थी और वो नौजवान हैरान परेशान सा उसे देख रहा था। उसके बाद उसने उससे कुछ न पूछा और रानी का हाथ पकड़कर एक तरफ ले जाने लगा। वो शायद उसकी कैफियत समझ गया था। रानी अब भी चुप थी और चुपचाप उसके साथ चली जा रही थी, बिना कुछ कहे। वो शख्स काफी देर बाद अपनी गाड़ी तक आ पाया था और रानी को अगली सीट पे बैठा कर खुद ड्राइविंग सीट पे बैठ गया था। गाड़ी एक बंगले पे आके रुकी थी। रानी की कैफियत अब भी वैसी थी। वो शख्स उसे कमरे में ले आया था। बड़ा सा कमरा था। उसने ही रानी को कंधों से पकड़ के बेड पे बैठा दिया और खुद एक चेयर सरका के उसके सामने बैठ गया। मेरा नाम शिराज है। मैं एक पीसीएस ऑफिसर हूँ। मैं यहाँ अकेले रहता हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई है भी नहीं। अब तुम भी अपने बारे में सब कुछ बता दो तो तुम जहाँ कहोगी मैं वहां पहुंचा दूंगा। लेकिन वो अब भी चुप थी और एकटक शिराज की आंखों में देखे जा रही थी। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, बताओ तुम्हारा क्या नाम है? इस बार शिराज झुंझलाकर बोला था। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, बताओ। उसके जवाब न देने पे वो चीखा था, लेकिन रानी के चेहरे पे अब भी सन्नाटा था। इस बार शिराज ने रानी के कंधे पकड़कर जोर से हिलाया और साथ ही उसके गाल पे एक थप्पड़ भी रसीद कर दिया। रानी की एक चीख निकली थी और वो शिराज का हाथ पकड़ के रोने लगी। शिराज अपने किए पे बहुत शर्मिंदा था, लेकिन ये उसकी मजबूरी थी। रानी काफी देर तक रोती रही थी। फिर उसने निगाह उठाकर शिराज की तरफ देखा और बोली, मेरा नाम रानी है। मेरी आंखों के सामने सब बर्बाद हो गया। मेरा भाई, मेरी माँ, मेरी रमा और और सारा गांव। कुछ नहीं बचा बाबूजी, कुछ नहीं बचा। मैं अकेली रह गई। मैं मैं बर्बाद हो गई। वो बिलक बिलक के रो रही थी और शिराज उस बिखरते वजूद को देख रहा था। तुम्हारा कोई दूर दराज का रिश्तेदार तो होगा, तुम बताओ, मैं तुम्हें वहां पहुंचा दूंगा। हाँ, मुझे मेरे माधव के पास पहुंचा दो बाबूजी। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। रानी हिचकियों के बीच बोली। कहाँ रहता है तुम्हारा माधव? शिराज ने अपना हाथ उसके हाथों से अलग करते हुए कहा। मेरा माधव सेना में है, सरहद पर। वो मुझसे कहकर गया था कि 2 महीने बाद आएगा। मुझे मेरे माधव के पास पहुंचा दो बाबूजी। वो शिराज के आगे हाथ जोड़ते हुए बोली।
ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे माधव के पास पहुँचा दूँगा। मैं नीचे जा रहा हूँ, तुम अपने कपड़े चेंज कर लो। शिराज़ ये कह कर के नीचे चला गया और वो चारों तरफ कमरे में देखने लगी, फिर डरते-डरते कमरे में रखी अलमारी से एक साड़ी निकाल के पहनी और शिराज़ के बारे में सोचने लगी। तभी उसे गाड़ी की आवाज़ सुनाई पड़ी। उसने खिड़की से देखा शिराज़ गाड़ी में बैठा कहीं जा रहा था। तभी एक नौकर आकर पास रखी टेबल पे खाना रख गया था, लेकिन उसने खाना छुआ भी नहीं था। उसके ऊपर रात का ज़बरदस्त हादसा छाकर रह गया। सोचते-सोचते ना जाने कितना वक़्त गुज़र चुका था। वो चौंकी तो जब शिराज़ ने कमरे में कदम रखा और कमरे की लाइट ऑन की। क्या नाम बताया था तुमने? हाँ, रानी। अगर तुम्हें एतराज़ ना हो तो तुम यहीं रह सकती हो तब तक जब तक तुम्हारा माधव तुम्हें नहीं मिल जाता। और हाँ, तुमने अब तक खाना क्यों नहीं खाया? चलो पहले खाना खा लो, बाकी बातें बाद में करेंगे। वो खाने की ट्रे उसके सामने करते हुए बोला और रानी उससे इनकार ना कर सकी थी और चुपचाप थोड़ा-सा खाना खा लिया था। अब तुम आराम करो, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बोल देना। शिराज़ ये कहकर चला गया और वो रात भर आँखें खोले अपनी पिछली और आने वाली ज़िंदगी के बारे में सोचती रही। सुबह उसकी आँख बोझिल हो रही थी। दरवाजे की खटखटाहट पर वो उठी और एक नौकरानी नाश्ता लिए खड़ी थी। आप नहा लीजिए, उधर बाथरूम है और नाश्ता कर लीजिए, नौकरानी ने कहा और नाश्ते की ट्रे रख के चली गई। उसने बे उसने बेमनी से नहाकर नाश्ता किया कि तभी शिराज कमरे में आ गया और वो उठ के बैठ खड़ी हो गई। कल से कमरे में बंद हो, आओ मैं तुम्हें अपना घर दिखा दूं। वो उसका हाथ पकड़ के उसे कमरे से बाहर ले आया, फिर उसने अपने बंगले में के सारे कमरे, गार्डन सब दिखाया और आखिर में टीवी लाउंज में आकर उसे बैठा दिया। वो घर देखते वक्त एक भी लफ्ज न बोली। शिराज भी उसे बताता रहा था। अब भी वो सवालिया नजरों से उसे देख रही थी। रानी, मुझे पता है तुम्हें ढेरों गम मिले हैं, लेकिन अब तुम अपनी पिछली जिंदगी को भूल जाओ। मैं तुम्हारे माधव का पता लगवा रहा हूँ। जैसे ही पता लगेगा तुम उसके साथ चले जाना, लेकिन तब तक यहीं रहो और हंसी खुशी रहो। मुझे हंसती खिलखिलाती लड़कियां अच्छी लगती हैं। वैसे ही हंसो जैसे एक बार पनघट पर अपनी सहेलियों के साथ हंस रही थी। शिराज सारी बातें कितनी जल्दी जल्दी कह गया था और आखिरी बात पर रानी चौंकी थी और शिराज को भी अपनी गलती का एहसास हुआ था। वो रानी को बताना नहीं चाहता था कि उसने उसे कभी देखा था, लेकिन सारे लफ्ज उसके मुंह से अचानक ही निकल पड़े थे। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। ये कहकर वो जल्दी से बाहर चला गया और रानी हैरान परेशान सी उसे देखती रही। धीरे धीरे वक्त अपनी रफ्तार से बढ़ता जा रहा था। उसे शिराज के घर में आए हुए 6 महीने से भी ज्यादा हो गए थे। इस दौरान वो शिराज से और घर के नौकरों से काफी घुल मिल गई थी। वो रात के वक्त शिराज से हिंदी और इंग्लिश पढ़ना भी सीख रही थी। इस दौरान शिराज ने माधव को ढूंढने की कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन माधव का कुछ पता नहीं चला था। आज भी वो ऑफिस ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। अरे खान चाचा, जल्दी से चाय ले आइए, ऑफिस की देर हो रही है। शिराज तैयार होते हुए बोला था। नाश्ता तैयार है, चलिए नाश्ता कर लीजिए। रानी ने उसके कमरे में आकर कहा। नहीं रानी, सिर्फ चाय ला दो, मुझे ऑफिस के लिए बहुत देर हो रही है। वो कंगा करते हुए बोला। ये क्या, मैंने सिर्फ चाय के लिए कहा था और तुम नाश्ते की पूरी ट्रे ले आई। उसने ट्रे के साथ देखकर शिराज बोला। अब इतनी भी देर नहीं हो रही है, पहले नाश्ता करिए फिर जाइएगा। उसने सैंडविच उसके हाथ से पकड़ाते हुए कहा। शिराज ने लगभग ठूसते हुए सैंडविच खाया और चाय का कप उसके हाथ से ले लिया। अरे अरे, चीनी तो डालने दीजिए। उसने चीनी चम्मच में लेकर कप में डाली और उसके हाथ से कप लेकर मिलाने लगी। रानी, मेरा इतना ध्यान मत रखा करो, मेरी आदत खराब हो जाएगी और तुम्हारे जाने के बाद ये आदत मुझे नुकसान पहुंचाएगी। वो जल्दी जल्दी चाय के घूंट भरते हुए बोला। रानी अब भी उसे परेशान सी देख रही थी और उसे परेशान छोड़कर ब्रीफकेस उठाकर कमरे से वो निकल गया था। अरे हाँ, एक बात तो मैं भूल ही गया। आज माधव का पता लेकर ही घर लौटूंगा। वो दरवाजे से झांक कर बोला था और फिर आनन फानन में चला गया और वो उसके कमरे के बिखरे सामान को ठीक करने लगी। लाइए बीबी जी, मैं ठीक कर देती हूँ, आप आराम कीजिए। नौकरानी ने उसके हाथ से कपड़े लेते हुए कहा। बीबी जी, आपके आने से ये घर कितना भरा भरा लगने लगा और साहब भी कितने खुश रहने लगे। हर वक्त चेहरे पे शरारत छापती है। पहले तो हमेशा चुप रहते थे। पता है बीबी जी, एक बार साहब बहुत खुश खुश आए और मुझसे कहने लगे कि ये सारे कपड़े उस कमरे में रख दो जिसमें जिसमें अब आप रहती हैं। मैंने ताज्जुब से उनकी तरफ देखा क्योंकि सब औरतों के कपड़े थे, तो कहने लगे, आज मैंने इस घर की मालकिन को देखा है। ये कपड़े उसी के लिए हैं। खुदा ने अगर चाहा तो वो घर में जरूर आएगी। मैंने पूछा कहाँ, तो कहने लगे नदी के पनघट से वो पानी भर रही थी।
उनके इतना कहते ही मैं तो खूब हंसी, इस घर की मालकिन और पनघट से पानी भर रही थी। इसी के साथ ये स्टोरी का थर्ड एपिसोड यहीं पर कंप्लीट होता है। डियर व्यूअर्स एंड डियर लिसनर्स, आपको स्टोरी जरूर जरूर पसंद आएगी, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। और पसंद आ रही है क्योंकि आपके बहुत सारे लाइक्स, शेयर्स, व्यूज मिल रहे हैं मुझे। और आप इसी तरह से चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। कहानियों का मौसम, मैंने अपनी फर्स्ट स्टोरी जब पब्लिश की थी मेन स्ट्रीम पे, यूट्यूब पे, तो तो ही मैंने ये कहा था कि मैंने उस जमाने की राइटर हूँ, 90s के टाइम की, जिस टाइम पे मैं अपनी स्टोरी, एक स्टोरी को सिर्फ पब्लिश करा पाई, उसके बाद कुछ आर्टिकल्स, कुछ पोएम भी पब्लिश हुए, लेकिन मैं उस तरीके से ओपनली सबके सामने एज अ राइटर नहीं आ पाई जिस तरह से आना चाहिए था। तो और अब जमाना बहुत बदल गया है। 25 इयर्स हो चुके हैं। मेरी पहली जो स्टोरी एक पॉपुलर मैगजीन में, बहुत ही पॉपुलर मैगजीन थी, उससे पब्लिश हुई थी। तो फिर से हिम्मत जागी है मेरे अंदर, कुछ अपनी स्टोरीज का वो जो पुराना बक्सा है उसको खोलकर उसकी उन स्टोरीज को आपके सामने लाएं, आपको सुनाएं। और आप ये उम्मीद जरूर है मुझे, उम्मीद ही नहीं सिर्फ यकीन है कि आप स्टोरीज को बहुत बहुत प्यार देंगे और बहुत पसंद करेंगे, मेरा हौसला बढ़ाएंगे चैनल को सब्सक्राइब करके। तो प्लीज प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और स्टोरी को एंजॉय करें। बहुत जल्दी स्टोरी का सेकंड लास्ट एपिसोड लेकर आऊंगी, जो कि एपिसोड 4 होगा। शायद ये स्टोरी जो है वो सिर्फ ओनली 5 एपिसोड में ही ओवर हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। और मुझे पूरा यकीन है आपको बहुत 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 पसंद आएगी। और इस स्टोरी का जो क्लाइमेक्स है, जो एंड है, जो इस स्टोरी के टाइटल को इनहेंस करता है, वो आपको बहुत बहुत अच्छा लगेगा और कुछ सोचने पे मजबूर कर देगा। बहुत हकीकत पसंद, बहुत ही प्रैक्टिकल इसका क्लाइमेक्स है। तो बने रहिएगा चैनल के साथ। थैंक यू, टिल देन, बाय बाय।